या बिहार बोर्ड से आपको 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही तो मौलवी का सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट होना काफ़ी ज़रूरी है। और 40,000 से कम बच्चा इसमें शामिल होते हैं तो सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव में ही क्लियर हो जाएगा, उसी के बेस पर आपको जॉब मिल जाएगी। सैलरी जो होगी आपका से स्टार्ट। तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि सहायक उर्दू अनुवादक 2025 का फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसमें आपको फॉर्म भरना होगा। तो चलिए इस बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि सहायक उर्दू अनुवादक का जो फॉर्म आने वाला है उसमें क्या क्या कैटेगरी होगी, क्या क्या ज़रूरत की बात होगी, यानी किन किन बातों को ध्यान में रखना है, और उनका एज क्या होना चाहिए, उसमें और डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगने वाला है, और आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, इस बारे में आपको जानकारी देने की फुल कोशिश करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ, क्योंकि इन जानकारियों के बिना आप हर तरह से अधूरे हैं। क्योंकि आपको जब तक पता नहीं चलेगा कि फॉर्म अप्लाई कब से शुरू होगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे, और जब आपको पता चलेगा कि फॉर्म अप्लाई मतलब किस डेट को होगी तब आपको पता करना होगा कि आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। उसके बाद आपका उम्र सीमा क्या रहेगी, यानी कि आपका उम्र कितना होना चाहिए उसमें फॉर्म भरने के लिए आपको एलिजिबल होना चाहिए। आप कितने उम्र का होंगे तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। उनके बाद बात करेंगे कि उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही यह भी बात करेंगे कि एग्ज़ाम जो होगा वह कितने चरणों में होगा, यानी कि पहले क्या होगा, पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा या फिर इंटरव्यू भी होगा, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही यह भी बात करेंगे कि आप फॉर्म को कौन-कौन क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, और लास्ट में यह भी बात करेंगे कि इसमें सैलरी आपका कितना मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए, आज इस पर गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक-एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर्म अप्लाई कब से शुरू होगी, यानी कि इनका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो आपको बता दें कि मई महीना, यानी कि आज 1 तारीख हो गया मई महीना का, इसी महीने के पहले हफ्ते यानी कि इसी हफ्ता में आप इंतज़ार कीजिए कि इसी हफ्ता में इसका डेट निकल कर सामने आएँगे, या फिर इस हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते जो आपके आगे हैं उस हफ्ते में डेट निकल कर आपके सामने आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मई महीना में क्या हो जाएगा, ये तो फाइनल बात है कि मई महीने में ही इसका डेट निकल कर आपके सामने आ जाएँगे। इसमें इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि आवेदन का प्रक्रिया कैसा रहेगा, यानी कि आपको आवेदन जो आप अप्लाई जो करेंगे, अप्लाई करने के बाद किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा, तो किस हिसाब से होगा, तो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफ़लाइन होगा। तो आपको बता दें कि ये जो प्रोसेस है ये ऑफ़लाइन का होगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम सिर्फ ऑफ़लाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। क्या होगा? ऑनलाइन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, ऑफ़लाइन होगा। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत डरते हैं कि हम किस प्रकार से ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, तो आपको डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑफ़लाइन आसानी से क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनके बाद अगर बात करें उम्र के बारे में कि आपका उम्र कितना होना चाहिए, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 12वीं पास कर चुके हैं लेकिन उनका एज जो है किसी का 17 है, किसी का 16 है, यानी कि आपका 2008 है, या किसी का 6 है, किसी का 7 इस प्रकार से है। तो बता दें कि अगर आपका एज 17 साल प्लस है, यानी कि 17 साल 1 दिन, 17 साल 1 महीना, 17 साल 2 महीना, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और अधिकतम एज की बात करें तो 40 साल होना चाहिए, यानी कि आप 40 साल से अगर ज़्यादा हैं तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यह भी याद रखें कि आप क्या करें, 17 साल से कम अगर होंगे तो इस फॉर्म को आप भर नहीं पाएंगे। तो अपना जो एज है वो ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप सच में एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। अगर एस तो इस फॉर्म को भरिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप एलिजिबल है या नहीं।
4 नंबर पे बात करें कि डॉक्यूमेंट, यानी कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म को भरने में लगने वाला है। तो जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लगने वाला है, आधार कार्ड लगने वाला है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट। और जिन्होंने जैसे कि जो उर्दू लाइन पे है, यानी कि जो मदरसा बोर्ड से पढ़े हुए हैं, किससे पढ़े हुए हैं, मदरसा बोर्ड से पढ़े हुए हैं, उनके पास तो 10वीं और 12वीं का मार्कशीट नहीं होगा, तो फोकोनिया और मौलवी का मार्कशीट इसमें देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फोकोनिया और मौलवी का मार्कशीट देकर इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें 5 नंबर में कि एग्ज़ाम कितने चरणों में होगी, क्योंकि बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज होता है कि एग्ज़ाम आखिर कितना चरणों में होता है। क्या फर्स्ट चरणों में, क्या एक ही चरणों में एग्ज़ाम देंगे और हमें नौकरी मिल जाएगी। तो चलिए इस डाउट को भी क्लियर कर लेते हैं। अगर 40,000 से ज़्यादा कैंडिडेट इस फॉर्म को भरते हैं, यानी कि 40,000 से ज़्यादा कैंडिडेट अगर ये जो सहायक उर्दू अनुवादक का फॉर्म आने वाला है इसमें अगर भाग लेते हैं, 40,000 से अधिक, कितना, 40,000 से अधिक अगर बच्चे इसमें अप्लाई कर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 2 चरणों में हो जाएगा। लेकिन अगर 40,000 से कम बच्चे इसमें शामिल होंगे तो एक ही चरण में हो जाएंगे। अगर 40,000 से कम बच्चा इसमें शामिल होते हैं तो सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव में ही क्लियर हो जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम देते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, दूसरा आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी, उसी के बेस पर आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर 40,000 से ज़्यादा बच्चे, 40,000 से ज़्यादा कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उस पेपर को देने के बाद आपको मेंस भी देना पड़ता है, जो 200 नंबर का होगा, और ये ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो आशा करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे होंगे कि 40,000 से ज़्यादा अगर कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको 2 चरणों में एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। छठा नंबर की बात करें तो क्या है कि ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, यानी कि ये जो सहायक उर्दू अनुवादक का फॉर्म है, ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो हम बता दें कि यह सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए है, अन्य बोर्ड के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होना चाहिए क्या क्या, बिहार बोर्ड से आपको 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर आप बिहार बोर्ड से यानी कि हिंदी मीडियम से पढ़े नहीं हैं तो आप अगर मदरसा बोर्ड में पढ़े हुए हैं तो मौलवी का सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट होना काफ़ी ज़रूरी है। और ये भी बता दें कि यह फॉर्म जो है लड़का और लड़की दोनों भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई लोगों की ये सवाल होती है कि क्या ये लड़का के लिए है या फिर लड़की के लिए है, तो बता दें कि ये दोनों तो ये फॉर्म दोनों यानी कि लड़का और लड़की दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आखिर में हम बात करेंगे सैलरी के बारे में कि आखिर जो ये सहायक उर्दू अनुवादक है, ट्रांसलेटर है, इसकी सैलरी कितनी होती है। तो बता दें कि इसकी सैलरी जो होगी आपका शुरुआती दौर में 40,000 से स्टार्ट 60,000 से तक भी हो सकता है, यानी यानी कि ये कभी कभी 40,000 से स्टार्ट होगा या तो फिर 45,000 से स्टार्ट होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप याद रखिए कि 40,000 प्लस आपका मंथली होने वाला है। तो यहाँ से यह समझ में आया कि मंथली भी काफ़ी अच्छा है 40,000, क्योंकि इंटर पास इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इंटर पास के लिए खास करके ये बहुत अच्छा ही एक मौका है, सहायक उर्दू अनुवादक। तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें और इसका इंतज़ार करें कि कब तक ये फॉर्म अप्लाई होता है। इनका सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, अच्छा है। तो सैलरी क्या है, काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला सैलरी है। तो हम
उम्मीद करेंगे कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और आगे भी आपके लिए ऐसा वीडियो हम लाने की फुल कोशिश करेंगे। इसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी है, और साथ ही आपका एज भी आप कमेंट कर दीजिएगा, एज आपका कितना है।